बर्फीले पहाड़ के अंदर गर्म पानी के स्रोत में गांव। हिमगिरी गांव दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए ये पूरी दुनिया थी। साल के 10 महीने ये जगह बर्फ की सफेद चादर में लिपटी रहती थी। यहाँ ठंड सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक क्रूर शासक थी। सुबह के 4 बजे थे, लेकिन सूरज निकलने में अभी घंटों बाकी थे। दीनानाथ के पुराने लकड़ी के मकान में रजाई के अंदर भी लोगों की हड्डियां कांप रही थी। हे राम, ये जाड़ा तो इस बार प्राण लेकर ही मानेगा। कौशल्या, जरा देखना, अंगीठी में कुछ चिंगारी बची है या वो भी ठंड से मर गई। मेरे घुटने, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लोहे की कीलें ठोक दी हों। अंगीठी तो रात को ही बुझ गई थी, अब तो सुबह की चाय बनने पर ही थोड़ी गर्मी मिलेगी। हर सुबह यही सजा। लगता है पिछले जन्म में कोई पाप किया था जो इस बर्फ के नर्क में शादी हुई। ए राधा दीदी, उठ भी जाओ वरना उस झरने पर ढील लग जाएगी। उठ गई हूँ विमला, शिकायत करने से ठंड कम नहीं होगी। चलो जल्दी काम निपटा लें। रवि प्लीज उठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर हवा की आवाज़ सुनो, जैसे कोई राक्षस चीख रहा हो। मुझे शहर वापस जाना है, वहाँ कम से कम गीजर तो होता है। प्रिया, अभी सो जाओ, रास्ता बंद है, हम चाहकर भी शहर नहीं जा सकते। थोड़ा सब्र करो, धूप निकलेगी तो सब ठीक लगेगा। धूप? यहाँ धूप सिर्फ धोखा है रवि। वो चमकती है पर जलाती नहीं, बस बर्फ को और चमका देती है। कुछ देर बाद घर की महिलाएं सिर पर भारी ऊनी कपड़े लपेटे और खाली घड़े लिए कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए झरने पर पहुंची। आज तो हवा हड्डियों को भी चीर रही है। काश हमारे पास भी शहर वालों जैसी सुविधाएं होती। हाय राम, आज तो लगता है खून भी जम जाएगा। राधा दीदी, क्या हम एक दिन भी बिना नहाए नहीं रह सकते? पानी तो देखो, पत्थर जैसा सख्त हो गया है। बर्फ तोड़कर पानी निकालना पड़ेगा। नहाना तो पड़ेगा ही विमला। बाबूजी पूजा करेंगे, बच्चों को स्कूल जाना है और माँ जी के पैरों की सिकाई के लिए भी पानी चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। दीदी, मेरे हाथ नीले पड़ गए हैं। शहर में तो हम गीजर का बटन दबाते थे और गर्म पानी आ जाता था। यहाँ तो पानी को छूना भी आग में हाथ डालने जैसा लगता है। ठंडी आग, उंगलियां सुन्न हो गई हैं। काश भगवान कोई चमत्कार कर देते। काश यहाँ कोई ऐसा झरना होता जिसमें उबलता हुआ पानी आता, जिसमें हम डुबकी लगा पाते। चमत्कार होते नहीं है सुमन, ढूंढने पड़ते हैं। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि इन पहाड़ों के पेट में आग छिपी होती है। ज्वालामुखी ना सही, पर कहीं ना कहीं तो गर्म सोता जरूर होगा। धरती के नीचे भी तो एक दुनिया है। लो, शुरू हो गई हमारी वैज्ञानिक दीदी। अब ये पाताल लोक में गर्म पानी खोजेंगी। चलो चलो, बातें कम करो और घड़े भरो, वरना घर पर डांट पड़ेगी। सभी ने बड़ी मशक्कत से बर्फ तोड़ी और घड़े भरे। राधा ने जानबूझकर अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और बहाना बनाया। बाकी सबके जाने के बाद वो एक अजीब छप छप की आवाज का पीछा करते हुए मुख्य झरने के पीछे फिसलन भरी चट्टानों के पार एक संकरी गुफा में घुस गई। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? बाहर इतनी ठंड और यहाँ तो भाप उठ रही है। ये गर्म पानी की नदी जैसे चूल्हे पर चराया हो। कितना सुकून है। मेरी जमी हुई उंगलियां फिर से जिंदा हो रही हैं। पर वो क्या है? पानी के अंदर शीशे का घर, यहाँ इस वीराने में। राधा ने देखा कि किनारे पर एक अजीब सी धातु की नाव तैर रही थी, जो ऊपर से बंद थी, बिल्कुल किसी छोटी पनडुब्बी मिनी सबमरीन जैसी। ये एक केबल से जुड़ी थी जो सीधे नीचे उस शीशे के घर तक जा रही थी। राधा जिज्ञासावश उस पनडुब्बी नुमा कैप्सूल में बैठी। अंदर कई बटन थे। जैसे ही उसने लीवर खींचा, वो पनडुब्बी पानी के अंदर गोता लगाते हुए नीचे उस घर के डॉकिंग स्टेशन पर जा लगी। वो घर पूरी तरह से वाटरप्रूफ, इंसुलेटेड और गर्म था। ये तो स्वर्ग है। इतनी गर्माहट। यहाँ ना स्वेटर की जरूरत है ना आग की। बाहर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। ये जगह तो किसी जादू से कम नहीं। किसने बनाया होगा इसे? खैर, जो भी हो, अब ये मेरा गुप्त ठिकाना है।
जब भी ठंड बर्दाश्त से बाहर होगी मैं यहाँ आऊंगी। एक हफ्ता बीत गया। राधा रोज चुपके से वहां जाकर आराम करती, जिससे उसके चेहरे की रौनक लौट आई थी। लेकिन घर में उसके बदले हुए रूप और देरी पर चर्चा होने लगी थी। राधा बहू, आजकल तुम पानी भरने में बहुत समय लगाती हो। और अजीब बात है, जब भी तुम आती हो तुम्हारे चेहरे पर एक ताजगी होती है, गाल लाल होते हैं, जबकि बाकी बहुएं ठंड से नीली पड़कर आती हैं। हाँ माँ जी, मुझे तो लगता है दीदी को कोई खजाना मिल गया है, या फिर वो चुपके से धूप सेक रही हैं, जो सिर्फ उन्हें दिखती है। वो माँ जी, मैं थोड़ी दूर वाले साफ पानी के स्रोत तक जाती हूँ। वहाँ पानी थोड़ा कम ठंडा है और साफ भी, बस इसीलिए आने जाने में समय लग जाता है। ज्यादा दूर मत जाया करो राधा। सुना है मौसम बहुत खराब होने वाला है। रेडियो पर चेतावनी आ रही थी कि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इस बार का तूफान पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। भैया सही कह रहे हैं। मैंने देखा है कि पक्षी भी घाटी छोड़कर नीचे जा रहे हैं, और हमारे कुत्ते शेरू ने कल से खाना नहीं खाया, बस आसमान की तरफ देखकर रो रहा है। जानवर खतरा पहले भांप लेते हैं। अरे हर साल यही ड्रामा होता है। थोड़ी बर्फ गिरेगी, रास्ते बंद होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग डराओ मत। लेकिन दिनेश गलत था। शाम होते होते एक भयानक बर्फीला तूफान आया। हवा के दबाव से घर की छत उखड़ गई और पास के पहाड़ से एक विशाल एवलांच हिमस्खलन गांव की तरफ लुढ़कने लगा। बाबूजी, छत की लकड़ी चटक रही है, बीम टूट रहा है, हमें बाहर निकलना होगा। कहाँ जाएंगे बेटे? बाहर साक्षात मौत नाच रही है। अंधेरा है और तापमान जानलेवा है। बचाओ, हम दब जाएंगे, मेरे बच्चे। सब लोग मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। ये घर अब नहीं बचेगा। मेरे पीछे आओ, मैं एक सुरक्षित जगह जानती हूँ। पागल हो गई हो राधा। इस तूफान में बाहर निकलना आत्महत्या है। हम 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। और यहाँ रुकना मतलब मलबे में दफन होना। महेश, मुझ पर भरोसा करो, मैंने एक जगह खोजी है, वहाँ हम बच सकते हैं। गुड़िया, गोलू का हाथ पकड़ो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, चलो। राधा के नेतृत्व में पूरा परिवार और पड़ोसी काका जगत रस्सियों के सहारे एक दूसरे को पकड़कर उस जानलेवा तूफान में घर से निकले और गिरते पड़ते उस गुफा तक पहुंचे। भाभी, और नहीं चला जाता, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। ये गुफा, यहाँ तो हम ठंड से अकड़कर मर जाएंगे। बस थोड़ा और अंदर चलो दिनेश, हिम्मत मत हारो, हम पहुंच गए हैं। अरे, यहाँ हवा गर्म है और ये गंध। हाँ, ये गर्म पानी का कुंड है। देखो, वहाँ एक पनडुब्बी जैसी मशीन है। हम सबको उसमें बैठकर नीचे जाना होगा। डरो मत, वो पूरी तरह बंद और सुरक्षित है। परिवार के सदस्य डरते डरते उस पनडुब्बी नुमा कैप्सूल में दाखिल हुए। जैसे ही पनडुब्बी पानी के अंदर गई, बाहर का शोर शांत हो गया। जब वे शीशे के घर में उतरे तो उनकी आंखें फटी रह गई। बाहर मौत का तांडव चल रहा था, लेकिन पानी के अंदर सन्नाटा और सुकून था। हे भगवान, ये तो जादुई दरी की तरह गर्म है। मेरे जोड़ों का दर्द जैसे गायब हो गया। दादी देखो, मछली, बड़ी वाली मछली, वो हमें देख रही है। राधा, ये सब क्या है? तुम्हें ये जगह कैसे मिली? ये कोई सपना तो नहीं? मैंने इसे कुछ दिन पहले ढूंढा था। मुझे लगा था ये मेरा छोटा सा राज रहेगा, लेकिन आज ये हमारी जान बचाने के काम आया। भगवान ने शायद इसलिए मुझे यहाँ भेजा था। बहू, तुम तो साक्षात देवी हो। तुमने सिर्फ अपने परिवार को नहीं, हमारे कुनबे को भी बचा लिया। अगर हम उस घर में रहते तो अब तक बर्फ के नीचे दबे होते। समय के साथ गांव के और लोग भी वहां आ गए और वो जगह एक छोटे से अंडर वाटर गांव में बदल गई। 2 हफ्ते बाद सबने वहां अपनी गृहस्थी जमा ली थी। तभी अचानक ऊपर का हैच खुला और 2 वैज्ञानिक, डॉक्टर आर्यन और डॉक्टर मीरा, नीचे उतरे। मीरा, देखो, क्या मैं सपना देख रहा हूं? हमारा प्रोजेक्ट हाइबरनेशन जिंदा है और इसमें लोग हैं। ये तो एक पूरा बाजार लग रहा है। आप कौन है और यहाँ कैसे आए? सवाल ये है कि आप लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं, और ये दाल की खुशबू कहाँ से आ रही है? घबराइए नहीं, हम दुश्मन नहीं हैं। साहब, हम गांव वाले हैं। ऊपर तूफान ने हमारा
सब कुछ उजाड़ दिया। मेरी बहू ने ये जगह ढूंढी और हम जान बचाने यहाँ आ गए। अगर आप कहेंगे तो हम अभी चले जाएंगे, भले ही बाहर मर जाएं। नहीं काका, वीरान घर खंडहर होता है, लोगों से ही घर बनता है। आपने इसे ढूंढकर हमारे प्रयोग को सफल बना दिया। आप लोग यहाँ रह सकते हैं, बल्कि हमें आपकी मदद चाहिए। 2 साल बाद डॉक्टर आर्यन और गांव वालों ने मिलकर उस जगह को एक अद्भुत इको टूरिज्म स्पॉट बना दिया था। पर्यटक उस स्वचालित पनडुब्बी में बैठकर पानी के अंदर की दुनिया का रोमांच लेते हुए शीशे के घर तक आते थे। अरे भाई, अविश्वसनीय! बाहर -10 डिग्री तापमान है, तूफान चल रहा है और यहाँ अंदर हम टी-शर्ट में बैठकर चाय पी रहे हैं। ये नज़ारा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जी सर, इसे स्वर्ग गुफा कहते हैं। ये प्रकृति और विज्ञान का संगम है। डॉक्टर आर्यन और डॉक्टर मीरा की मदद से ये संभव हुआ है। क्या सोच रही हो राधा? यही कि मुसीबतें कभी कभी हमें ऐसी मंजिल तक ले जाती हैं जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। वो तूफान, वो घर का गिरना, अगर वो ना होता तो शायद हम आज भी उस ठंड में ठिठुर रहे होते। और अगर तुम नहीं ढूंढती, अगर तुम उस दिन जोखिम नहीं उठाती, तो आज हम, हमारा गांव और ये खुशियां कुछ भी नहीं होता। तुम हमारी असली हीरो हो। अरे राधा, महेश, चलो। डॉक्टर साहब ने गर्म पानी के कुंड में तैरने की प्रतियोगिता रखी है और विमला कह रही है कि आज दावत में वो अपनी खास पहाड़ी कढ़ी बनाएगी। हंसी मजाक, खुशियों और नई उम्मीदों के साथ पूरा परिवार, वैज्ञानिक और पर्यटक एक साथ दिखाई देते हैं। कैमरा पानी के अंदर से धीरे धीरे ऊपर उठता है, शीशे की छत को पार करता है, गर्म पानी की भाप को चीरता हुआ बाहर की बर्फीली चोटियों और नीले आसमान की तरफ जाता है। हीरे की परख जौहरी को होती है, लेकिन कभी कभी कोयले की खान में वो चमक छिप जाती है। ये कहानी एक ऐसी ही चमक की है जिसने न सिर्फ एक घर को रोशन किया, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी जीवन उगा दिया। आइए चलते हैं 6 महीने पीछे, गांव की एक सब्जी मंडी में। हाँ रोहन भैया, मैं खुद चेक करने आया हूँ। पिछली बार की शिपमेंट खराब थी, इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। डैड पहले ही बहुत नाराज है। अरे ओ बाबूजी, असली सोना ले लो, जमीन का सोना, ताजी मूली, लाल गाजर, ऐसा स्वाद जो 5 स्टार होटल में भी ना मिले। भोला, धीरे बोल। सब्जी की ताजगी अपनी आवाज खुद लगाती है। ग्राहक प्यार से बुलाने पर आते हैं, चिल्लाने से नहीं। अरे भाई, ये लौकी तो बड़ी चमक रही है, पर दाम ज्यादा बता रहे हो। काका, ये वाली लौकी मत लो। ये देखो, इसका रंग गहरा है पर डंठल सूखा है, इसमें इंजेक्शन है। बापू, जरा वो टोकरी वाली देसी लौकी देना। ले बेटी। साहब, हम गरीब जरूर हैं, पर जहर बेचकर पेट नहीं पालते। मेरी बेटी कहती है, सूरत पर ना जाओ, सीरत देखो, चाहे इंसान हो या सब्जी। बाजार के शोरगुल में रामदीन की ये बात अर्जुन के कानों तक पहुंच गई। वो सादगी और सच्चाई की इस आवाज की ओर खिंचा चला आया। उसे लगा जैसे उसे वही जवाब मिल गया है जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। माफ कीजिएगा काका, क्या आप मुझे अच्छी सब्जी की पहचान बता सकते हैं? मेरी कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि हमें असली और नकली की परख नहीं है। पहचान तो मेरी बेटी लक्ष्मी बताएगी साहब। इसे तो मिट्टी की खुशबू से ही पता चल जाता है कि फसल कैसी है। ये पौधों से बातें करती है। सुमित्रा पीछे से टिफिन और पानी लाती है। अरे बिटिया, पहले बाबूजी को पानी तो पूछ। इतनी धूप में खड़े खड़े गला सूख गया होगा। साहब, आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए। लीजिए साहब, ये कुएं का मीठा पानी है, फिल्टर का नहीं, पर प्यास इसी से बुझती है। शुक्रिया, आपकी सादगी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। अर्जुन उस दिन मंडी में सिर्फ सब्जी खरीदने आया था, लेकिन अपनी जिंदगी का अनमोल रत्न पाकर लौटा। उसने रामदीन जी के सामने लक्ष्मी का हाथ मांगा। 2 अलग दुनियाओं का मिलन तय हुआ और विदाई की घड़ी आ गई। बेटी, अब तू बड़े घर जा रही है। वहाँ के तौर तरीके अलग होंगे, शायद लोग भी अलग हों। बस अपनी जड़ों को मत भूलना। लक्ष्मी, शहर के लोग दिमाग से चलते हैं, तू दिल से चलना। और याद रखना, किसान कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता,
वो तो अन्नदाता है। अपना स्वाभिमान बनाए रखना। दीदी, अगर वो जीजा जी या उनके घर वाले तुझे तंग करे ना, तो मुझे बस एक मिस कॉल देना, मैं अपना ट्रैक्टर लेकर आ जाऊंगा। पगले, ट्रैक्टर लेकर आएगा? अपना ख्याल रखना और बापू का हाथ बटाना। आंसुओं और दुआओं के साथ लक्ष्मी विदा हुई। उसे लगा था कि उसका नया सफर खुशियों से भरा होगा, लेकिन ससुराल की चौखट पर उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि कांटों भरे तानों से होने वाला था। ओह गॉड भाभी, देखो तो सही, इसका लहंगा कितना ओल्ड फैशन है। ऐसा लग रहा है किसी 90 के दशक की फिल्म के सेट से या म्यूजियम से निकाला हो। अरे सिमरन, ये एंटीक नहीं, सस्ती चीज है। अर्जुन, तुम सच में इस गवार को ले आए? मेरे इटालियन मार्बल पर इसके पैरों की मिट्टी मत लगवा देना। सिमरन, नताशा भाभी, ये लक्ष्मी है, मेरी पत्नी और इस घर की बहू। प्लीज इज्जत से पेश आइए। बस करो तुम दोनों, तमाशा मत बनाओ। आ बेटी अंदर आ, कलश गिराकर गृह प्रवेश कर। लक्ष्मी ने जैसे ही कलश गिराने के लिए पैर आगे बढ़ाया, सिमरन ने बड़ी चालाकी से अपना पैर बीच में अड़ा दिया। लक्ष्मी लड़खड़ाई, लेकिन उसने खुद को गिरने नहीं दिया। लो जी, एंट्री ही फ्लॉप हो गई। भाभी, इनसे तो कैटवॉक की क्लास लेनी पड़ेगी। बैलेंस बनाना तो आता ही नहीं। बैलेंस तो मैं बना लूंगी सिमरन जी। नदी जब अपना रास्ता बदलती है तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी हिल जाती हैं। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, ठोकर लगी है तो संभलना भी सीख लूंगी। बड़ी बड़ी बातें, जुबान तो बहुत चलती है। देखते हैं घर चलाने में कितना दिमाग चलता है। लक्ष्मी का जवाब सुनकर नताशा और सिमरन के चेहरे उतर गए। उन्हें समझ आ गया कि ये बहू चुप रहने वालों में से नहीं है। कुछ दिन बीते, लेकिन घर का माहौल तनावपूर्ण ही रहा, खासकर गिरते हुए बिजनेस को लेकर। प्रोजेक्ट अटलांटिस डूब रहा है। अंडर वाटर फार्म की सारी फसलें मर रही हैं। इन्वेस्टर्स अब अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। डैड, हमने सब कुछ ट्राई किया, बेस्ट मशीनें लगाई, टेम्परेचर कंट्रोल किया, फिर भी पौधे सरवाइव नहीं कर रहे। डैड, आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं। हमारे पास तो अब कृषि विशेषज्ञ है ना। क्यों लक्ष्मी, तुम्हारे पास है कोई जादुई गोबर का नुस्खा? हाँ डैड, वैसे भी इसे एसी वाले कमरे में तो नींद आती नहीं होगी। इसे खेत में ही भेज दो, शायद कुछ काम ही आ जाए। चुप रहो तुम दोनों, ये मजाक का वक्त नहीं है, करोड़ों का सवाल है। अर्जुन, आज शाम को तुम लक्ष्मी को फार्म ले जाओ, शायद इसे कुछ समझ आए, या कम से कम इसे पता तो चले कि हम करते क्या हैं। शाम को अर्जुन लक्ष्मी को लेकर उस जगह पहुंचा जिसे दुनिया प्रोजेक्ट अटलांटिस के नाम से जानती थी। पानी के नीचे बसा वो कांच का महल देखकर लक्ष्मी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन जी, पानी के अंदर खेती, ये तो बापू ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। ये सचमुच अद्भुत है। ये तुम्हारे बापू का खेत नहीं, हाइड्रोपोनिक्स है। यहाँ धूप और मिट्टी नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी चलती है। तुम दूर ही रहना, कहीं कुछ खराब ना कर दो। सर, ये देखिए, जड़ें काली पड़ रही हैं और पत्तियां पीली। हमें पूरी फसल नष्ट करनी होगी, कोई और रास्ता नहीं है। बाबूजी, क्या मैं कुछ कहूँ? इन पौधों की जड़ें देखिए, मशीन का पानी इतना तेज बह रहा है कि ये सांस नहीं ले पा रहे, इनका दम घुट रहा है। ओ प्लीज, पौधों का दम घुट रहा है? क्या अब हम इन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाएं? कैसी पागलों वाली बातें कर रही है ये। सिमरन जी, मैं मजाक नहीं कर रही, और ये पीली पत्तियां बता रही हैं कि इन्हें ठंड लग रही है। अगर हम पानी में थोड़ा गुड़ और नीम मिला दें और बहाव धीमा कर दें तो ये बच जाएंगे। मशीनें दिमाग लगाती हैं, पर माँ प्रकृति दिल लगाती है। डॉक्टर, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसा बहू कह रही है वैसा करके देखो, शायद इसका देसी नुस्खा काम कर जाए। नताशा और सिमरन ने मुंह बनाया, लेकिन प्रताप के कहने पर लक्ष्मी का तरीका अपनाया गया और चमत्कार हो गया। 3 दिनों के अंदर मरते हुए पौधों में जान आ गई। फार्म फिर से हरा भरा हो गया। फिर कुछ दिनों बाद प्रताप इन्वेस्टर से फोन पे बात करता है। जी हाँ इन्वेस्टर साहब, फसल बिल्कुल तैयार है। आज शाम आप सपरिवार डिनर पर आइए, मेरी बहू ने कमाल कर दिया है। भाभी, ये तो गड़बड़ हो गई। अगर आज इसने अच्छा खाना बना दिया और इन्वेस्टर्स खुश हो गए तो डैड की ये फेवरेट बन जाएगी। हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। फिक्र मत कर,
इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। ये सी फूड एलर्जी वाला पाउडर है। इसे मैं चुपके से शाही पनीर में मिला दूंगी। पर इससे होगा क्या? होगा ये कि खाने वाले का गला सूज जाएगा, खुजली होगी और सांस फूलेगी। सब सोचेंगे लक्ष्मी ने साफ सफाई नहीं रखी या खराब खाना बनाया। अर्जुन की नजरों में ये गिर जाएगी। वाओ भाभी, यू आर जीनियस। इसका बोरिया बिस्तर तो आज ही बन जाएगा। चलो जल्दी करो। जलन और ईर्ष्या में अंधी होकर नताशा ने वो पाउडर सब्जी में मिला दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो सिर्फ लक्ष्मी को नहीं बल्कि पूरे परिवार को खतरे में डाल रही है। तभी दरवाजे पर एक और सरप्राइज आ पहुंचा। दीदी, जीजा जी, हम आ गए। लो, पूरी पलटन आ गई। भिखारी कहीं के, इन्हें किसने बुलाया? अरे बाबूजी, आप लोग, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए आइए, आज का जश्न आपके बिना अधूरा रहता। बेटा, पता चला आज लक्ष्मी की बड़ी परीक्षा है, तो आशीर्वाद देने आ गए। ये घर की बनी मिठाई लाए हैं। मेहमान डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। खुशियों का माहौल था, लेकिन नताशा और सिमरन की धड़कनें तेज थीं। लक्ष्मी ने जैसे ही शाही पनीर का कटोरा उठाया, एक अजीब सी गंध उसकी नाक से टकराई। रुकिए, कोई नहीं खाएगा। कोई इस सब्जी को हाथ भी मत लगाना। क्या नाटक है ये? मेहमानों को भूखा मारोगी क्या? चुपचाप खाना परोसो। नहीं दीदी, बाबूजी, इस खाने में कुछ मिला है। मुझे मसालों के बीच सिंथेटिक सल्फर जैसी महक आ रही है। ये जहर है। झूठी कहीं की, अपनी गलती छिपाने के लिए नौटंकी कर रही है। भोला, तू तो खा ले। तेरे घर में तो ऐसा शाही खाना नसीब भी नहीं होता होगा। हाँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है। रुक जा बेटा, खबरदार जो हाथ लगाया। मेरी बेटी की नाक कभी धोखा नहीं खाती। अगर वो कह रही है इसमें कुछ गड़बड़ है, तो है। दीदी, आपकी जेब से जो आवाज आ रही है, वो शीशी दिखाइए जरा। कौन सी शीशी? कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी झटके से नताशा की एप्रन से शीशी निकालती है। ये क्या है? एलर्जी पाउडर? दीदी, हम गरीब हो सकते हैं, पर किसी की जान लेने वाले नहीं। डैड, वो भाभी ने कहा था कि बस थोड़ी खुजली होगी। हमें नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक है। सिमरन, नताशा, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अपनी जलन के लिए तुम पूरे परिवार और मेहमानों को जहर खिलाने चली थी। मुझे माफ कर दीजिए डैड। मुझे लगा लक्ष्मी मुझसे मेरा हक छीन लेगी। मैं डर गई थी। हक छीना नहीं, कमाया जाता है दीदी। और हम किसान हैं। हम उगाना जानते हैं, काटना नहीं। आप अगर प्यार से मांगती तो मैं वैसे ही पीछे हट जाती। उस पल नताशा और सिमरन का घमंड चकनाचूर हो गया। उन्होंने सिर्फ लक्ष्मी से माफी नहीं मांगी, बल्कि दिल से उसे स्वीकार भी किया। इन्वेस्टर्स लक्ष्मी की ईमानदारी देखकर दंग रह गए। मिस्टर प्रताप, आपकी बहू ने आज सबकी जान बचाई है। हमें ऐसी ही ईमानदारी चाहिए। ये डील पक्की है। देखा साहब, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी की परख कभी गलत नहीं होती। ये मिट्टी की बेटी है, सोना ही उगाएगी। सॉरी भाभी, मैंने आपके कपड़ों का, आपके परिवार का मजाक उड़ाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी, आज तुमने मुझे हरा दिया, पर परिवार को जिता दिया। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। अरे आप सब रोना धोना बंद करो, मुझे भूख लगी है। वो बिना जहर वाली खिचड़ी ही खिला दो दीदी। भोला की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसुओं के साथ हंसी आ गई। उस दिन समुद्र के नीचे उस अंडर हाउस फार्म में दो परिवारों का संगम हुआ। लक्ष्मी ने साबित कर दिया कि चाहे खेत मिट्टी का हो या पानी का, संस्कार, समझदारी और मेहनत हर जगह रंग लाती है। परिवार वही है जो मुसीबत में एक हो जाए और खुशियों में साथ रहे।